हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आता है हमारे यूनिट में, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का मेन डिफरेंस देखा है, और फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इन करीब 3 पेजेस को, आपके एनसीईआरटी के 3 पेजेस को हमने सिर्फ 2 पेजेस में समअप किया है। और ऐसा नहीं है कि हमने 2 पेजेस में समअप किया तो हमने कोई भी एनसीईआरटी की लाइन छोड़ी है, बल्कि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ही उन पेजेस में लिखा है। तो आई होप आपको सारी चीजें अभी तक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे, जिसमें हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अब देखिए, हमें पता है कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग इज नथिंग बट इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या फिर इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन, या फिर टेकिंग एयर इन एंड रिलीजिंग इट आउट इज नथिंग बट ब्रीदिंग। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो हमें लगता है कि ब्रीदिंग जो है ऐसे ही हो जाता है भाई दुनिया में, ऐसे ही सिंपल वे में। ना कोई काम आज तक हुआ है, ना आगे होगा। तो हमें भी देखना है कि भाई हम जो ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग में हम ये जो 2 प्रोसेस कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, ये एक्चुअल कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग कैसे हो रही है, ब्रीदिंग में कौन कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं, ब्रीदिंग में क्या क्या चीजें, कैसे कोई वॉल्यूम बढ़ रहा है, कोई वॉल्यूम कम हो रहा है। हम ये भी देखेंगे कि ब्रीदिंग जो है, इंस्पिरेशन कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। हमारे लंग की हम कैपेसिटीज देखने वाले इसी टॉपिक में आगे, है ना। तो चलिए हम फटाफट शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। चलो आज ये वाला लेंगे, ये अच्छा दिख रहा है। चलो अब अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, तो हमने ये रेडी अच्छा था। अगर मैं बात करूं यार ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग कुछ नहीं बल्कि अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस अगर हम छोड़ रहे हैं तो दैट इज जस्ट ब्रीदिंग, है ना। रेस्पिरेशन जो है वो हमारे इंटरनल केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें कैटाबोलिज्म हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिनको तोड़ के हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जिससे कि एनर्जी निकल रही है, फिर हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल रेस्पिरेशन। बट जब हम बात करते हैं सिर्फ इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की, तो हम बोलते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्रीदिंग। आ रही है बात समझ में। तो यानी ब्रीदिंग में आपके 2 चीजें आती है, इंस्पिरेशन यानी सांस लेना, एक्सपिरेशन यानी कि सांस लेना, जिसको हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इंस्पिरेशन की सबसे पहले, उसके बाद हम एक्सपिरेशन पे जाएंगे। इंस्पिरेशन कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, समझे। बेसिकली जब वातावरण की जो एयर है, वो आप जब सांस लोगे और वो वातावरण की एयर आपके लंग्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन। वैसा ही अगर अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो आपके लंग्स की एयर है, लंग्स में जो एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलर एयर या फिर लंग की एयर अगर बाहर आप निकाल देते हो, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, तो दैट इज एक्सपिरेशन। आ रही है बात समझ में? पक्का। नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बताते हैं क्या। देखो, मैंने पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि आपने कोई भी वर्ड अगर पल्मोनरी से रिलेटेड सुन लिया तो दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। और ये बात समझ में, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, प्लूरा, प्लूरल कैविटी, ये सारी चीजें जैसे आप सुनते हो, जिसका इनिशियल लेटर जो होता है वो पी है, और पल्मोनरी के से सिमिलर अगर साउंड करता हुआ आपको वर्ड मिल जाए तो समझ जाओ वो किससे रिलेटेड है भाई, आपके लंग से। तो इंट्रा मतलब सेल्फ, ठीक है, इंट्रा यानी सेल्फ। तो जब पल्मोनरी, जब आपके लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर हो गया किसके? हमारे लंग्स का, विथ रिस्पेक्ट टू कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम 2 लोगों की बात करते हैं, है ना। कंपैरिजन कभी भी जो है सिंगल सब्सटेंस या फिर थिंग या फिर चीज के साथ नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि पल्मोनरी प्रेशर कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हू, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि पल्मोनरी प्रेशर बस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या? आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की एयर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मेरे लंग्स के प्रेशर से ज्यादा है, मेरा लंग का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो आपको समझ में आएगी। तो चीजें क्या करेंगी? सेंस बनाएंगी, है ना। तो जब आपके इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब कम हो जाता है, तो वैसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, यानी कि नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अरे आपको बात समझ में? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे जो लंग का प्रेशर है वो ज्यादा है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो मैं क्या बोलूंगी? पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग, यानी कि पॉजिटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अरे बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि मेरे जो लंग का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो मेरे लंग का जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा भाई?
पॉजिटिव में, अगर कम होगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में। अब आपको एक चीज मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी कि हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करती हैं, मूव करती हैं। हमने पढ़ा था सिंपल डिफ्यूजन में, जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होता था, जिनमें हमारे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा ये लोग आते थे, फ्लैटफॉर्म्स भी आते थे, है ना। तो अगर ये लोग की अगर हम बात करते हैं, इनकी पूरी बॉडी सरफेस क्या करती थी, ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करती थी, राइट। तो इनके अंदर कैसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन था, सिंपल डिफ्यूजन टाइप का, यानी जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी एयर की, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन में आपकी एयर मूव कर जा रही थी। तो अगर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मेरे लंग के प्रेशर से कम है, तो क्या एटमॉस्फेयर की जितनी भी एयर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाएगी। यस, एक चीज मैंने आपको बता दी क्या, कि हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करती हैं, मूव करती है, समझे। या फिर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर क्या करती हैं, PRESSUR, ठीक है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करते हैं, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखिए कि आपका ब्रीदिंग में जो मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं उनका नाम क्या है। देखो, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो इसमें आपके कुछ मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला मसल जो हमने देखा था वो ये देखिए, यहाँ एक डोम शेप मसल दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है भाई, डायफ्राम। तो डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो आपकी ब्रीदिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरी मसल है आपकी इंटरकोस्टल मसल, जो कि दो टाइप की हो सकती है, इंट्रा और इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कहाँ होती है, ये होती है आपके रिब्स के बीच में। आ रही है बात समझ में। तो दो मसल ऐसी हैं जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती है, दो मेन मसल ऐसी है जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती है। पहली कौन है, आपके डायफ्राम, दूसरा कौन है, आपका इंटरकोस्टल मसल, जिसके दो टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमको जो काम है वो है एक्सटर्नल का, ठीक है। तो अगर आप ब्रीदिंग में किसी इंटरकोस्टल मसल का नाम पढ़ोगे तो वो एक्सटर्नल होने वाला है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो हेल्प करती है आपकी ब्रीदिंग में। इतनी बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे डायफ्राम जो है वो बिलो द लंग्स आपका प्रेजेंट होता है। रिलैक्स स्टेट में आपका डायफ्राम होता है डोम शेप का, और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है ये स्ट्रेट या फिर फ्लैटन शेप का। आ रही है बात समझ में। मतलब अगर ये मेरा लंग्स है, ठीक है, अगर ये मेरा लंग्स है, इधर साइड में भी एक लंग होगा, ठीक है, और ये मेरा डायफ्राम है, तो रिलैक्स स्टेट में ये ऐसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ऐसा हो जाएगा, ताकि लंग्स को ज्यादा जगह मिले और एयर क्या कर सके, अंदर आ सके। आ रही है बात समझ में। ओके, एक और चीज, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो आपको याद रखना चाहिए वो ये बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी अगर कहीं पे प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां का वॉल्यूम कम होगा, अगर कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वहां का प्रेशर कम होगा। हमको इसका काम पढ़ने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। वॉल्यूम अगर मैंने क्या कर दिया, सांस ले रही हूं और अगर मैंने अपनी पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा दिया, यानी कि अगर मैंने इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर दिया, किससे कम करेंगे भाई, पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा के। तो अगर मैं पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा दूंगी तो मेरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर जो है वो मेरे लंग्स के अंदर आ जाएगी। ये सब तो हम लोग बाद में देखने वाले। तो यहाँ आपने क्या समझा, आपने समझा इंस्पिरेशन, आपने समझा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन यानी एटमॉस्फेरिक एयर इज गोइंग इनसाइड द लंग्स, यानी कि ड्रॉन इन। एक्सपिरेशन यानी कि जब आप एल्वियोलर एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट करते हो, यानी कि जब आप सांस छोड़ते हो, तो दैट इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में आपका जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जनरेट हो जाता है आपके लंग्स के अंदर। आ रही है बात समझ में। अगर मैं बात करूं एक्सपिरेशन की, तो वहां पे पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जनरेट हो जाता है आपके लंग्स के अंदर, जिसका मतलब है कि आपके लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है। आ रही है बात समझ में। फिर आपने देखा कि मसल कौन सा इन्वॉल्व है, पहला है डायफ्राम, दूसरा है इंटरकोस्टल मसल, उसमें भी कौन सा, एक्सटर्नल वाला, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में आपका डोम शेप का रहता है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपका स्ट्रेट या फिर फ्लैटन रहता है। अगर मैं बात करूँ आपके इंटरकोस्टल मसल की, तो ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होता है आपके लंग्स के नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने बॉयल्स लॉ देखा। बॉयल्स लॉ बोलता है कि आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर प्रेशर कहीं का कम होगा तो वहां का वॉल्यूम ज्यादा होगा। अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि कहीं पे अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर कैसा होगा, कम। इतनी बात समझ में पक्का। नेक्स्ट, अब ये जितनी ऊपर की नॉलेज है इन सबको मिला के एक चार्ट बनाया मैंने नीचे, जिसकी आपको जरूरत पड़ गई। और अगर किसी ने ये चार्ट समझ लिया, रिवाइज कर लिया, इस चार्ट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया, तो उसका ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का जो मैकेनिज्म है ये पूरी तरह क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है।
अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स की, ठीक है। इंस्पिरेशन में इन फीचर्स का क्या होता है, एक्सपिरेशन में इन फीचर्स का क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले, और यहीं से आपको मैकेनिज्म समझ जाएगा। और ये बात समझ में, चलिए सबसे पहले देखिए, जब हम, अच्छा एक्सपिरेशन अभी फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि एक्सपिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू इंस्पिरेशन। तो अगर किसी को इंस्पिरेशन समझ गया मतलब उसको एक्सपिरेशन समझ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेशन की, अभी एक्सपिरेशन को फिलहाल बंद करो, टूट ना जाए, ओके। चलिए अगर मैं बात करती हूँ डायफ्राम की, डायफ्राम जो आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, तो कम ऑन, सांस लो, सांस लेते हो अगर, तो आपका जो डायफ्राम है वो ऐसा था पहले, सांस लोगे तो आपके लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी उसको ज्यादा जगह देनी पड़ेगी, तो जो नीचे की चीज है उसको थोड़ा और नीचे फेंकना पड़ेगा, सही बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये है आपके लंग्स, किडनी लग रहा है, ये क्या है भाई आपके, ये है आपके लंग्स, ये है आपका डोम शेप डायफ्राम, ये है आपके ऊपर की चीज। तो अभी इतनी जगह है, मान लो कि समझो, अब मैं एकदम बहुत लेम सा एग्जांपल दे रही, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लो आपको इसके अंदर क्या भरनी थी, एयर, एयर भरना है तो आपको ज्यादा जगह चाहिए होगी, ज्यादा जगह के लिए आपने क्या किया, इसको ऊपर का ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। लंग्स को आपने यहां थे तो यहां से यहां लाना है, ठीक है, आपके लंग्स को आपने यहां लाना है, ठीक है, कहां से, यहां से। तो आपने क्या किया, इसको जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर था इसको आपने सीधा कर दिया, यानी ये जो पहले ऊपर था ये कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ आ जा रहा है, नीचे। तो देख रहे हो आपकी इतनी स्पेस बढ़ गई, बढ़ गई। तो पहले जो 5 सेंटीमीटर में था वो आपका है भाई 10 सेंटीमीटर में। इतनी बात आपको समझ में आई, कहा कितने सेंटीमीटर में है भाई, 10 सेंटीमीटर में। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेम सा एग्जाम्पल था आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। तो आपका डायफ्राम जब इंस्पिरेशन होता है तो आपके लंग्स को ज्यादा जगह चाहिए होती है, तो उनको ज्यादा जगह देने के लिए आपका जो डायफ्राम है वो क्या कर जाता है, फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी उसका शेप, पहले जो डोम शेप का था वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। आ रही है आपको बात समझ में। तो इंस्पिरेशन में आपका डायफ्राम क्या हो गया भाई, फ्लैट हो गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही, ठीक है, नेक्स्ट पहले यहां देख लेते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या हुआ। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है आपके रिब्स के बीच, ठीक है। तो जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो आपके रिब्स और स्टर्नम है ये लिफ्ट अप एंड आउट हो जाएंगे। सांस लो, आपको समझ में आएगा कि जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन या फिर जो चेस्ट के सेंटर में जो बोन होती है वो क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है और बाहर आ रही है, ऊपर और बाहर, यानी कि कुछ डायगोनल से चल रहा है, यानी कि ये ऐसे ऊपर चल रहा है और ऐसे बाहर चल रहा है, यानी इसका नेट डायरेक्शन कहाँ है भाई, डायगोनल। और ये बात समझ में, ये किसकी बात है, रिब्स एंड स्टर्नम। और ये बात समझ में, ये कैसा है भाई, अरे ये क्या होगा, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में देखा होगा, है ना, ऐसा कुछ डायग्राम, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आपने जब पढ़ा होगा तो ये वाले डायग्राम आपने देखी होगी। तो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक्ट करते हैं रिब्स पे, रिब्स ऊपर जाता है और बाहर जाता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो उसका डायरेक्शन है वो कैसा आता है, डायगोनल में। अरे आपको बात समझ में। तो अगर कोई चीज जो इतने में कॉन्ट्रैक्टेड थी अगर वो ऐसे हो रही है, ऐसे, ध्यान से देखना, ये आपका बीच में मान लो लंग्स है, ठीक है, ये आपके क्या है भाई, ये आपके क्या है, रिब्स, ठीक है। अब मान लो कि इनके रिब्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया, जिसकी वजह से ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये लोग ऐसे क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। समझो कि ऊपर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, तो जो अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से जो थोरैसिक वॉल्यूम है, क्योंकि आपका लंग्स कौन सी वॉल्यूम में प्रेजेंट, थोरैसिक वॉल्यूम में, उसके नीचे आपका एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगा, तो जो आपका थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आ रही है आपको बात समझ में। सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो डोम शेप का था, फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से आपका जो ये वाला डायफ्राम की वजह से आपका क्या इंक्रीज होता है, मैंने लिखा नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ ये तो लिखा है, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम की वजह से क्या हो जाता है, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये है आपका एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। और ये जो आप आगे और पीछे देखोगे ना, आगे और पीछे, ये है आपका क्या, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। जब डायफ्राम नीचे जा रहा है तो मेरा ये साइड वाला, इधर साइड वाला, ये वाला जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो रहा है ना,
तो मेरा एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सही बात है, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मेरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिब्स और स्टर्नम बाहर जा रहे हैं, तो मेरा जो डॉर्सोवेंट्रल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? ध्यान से सुनना, जब डायफ्राम ऐसा था, ठीक है, मान लो कि मेरा डायफ्राम ऐसा है, अब मैंने सांस लिया, डायफ्राम सीधा हो गया, सही बात है, सीधे होने की वजह से जो मेरा एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस था यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा, सही बात है। लेकिन जब मेरा रिब्स थे यहाँ पे, मैंने सांस लिया तो ये बाहर आए, जैसे ये बाहर आए और ऊपर आए तो आपका स्टर्नम और रिब्स दोनों इन आउटर डायरेक्शन में है ना, अप एंड आउट है। आई बात समझ? कहाँ है भाई? अप एंड आउट। तो जब ये बाहर आ रहे हैं तो मेरा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, सही बात है। आपका दो जगह वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है, एंटेरियो पोस्टीरियर जो कौन बढ़ा रहा है भाई? आपका डायफ्राम, और आपका डॉर्सोवेंट्रल जो कौन बढ़ा रहे हैं? आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम में ही आपके लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स के वॉल्यूम को हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इवेंचुअली आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बॉयल्स लॉ याद कीजिए। जब आप बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मेरा वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा क्या? प्रेशर डिक्रीज करेगा क्या? तो अब जहां पे जब मेरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं इसको कैसा प्रेशर बोलती हूँ? नेगेटिव। आगे बात समझ में? फिर एयर कहाँ पे फ्लो करेगी भाई? इनटू द लंग्स। ध्यान से सुनना, अब हम लोग पूरी कहानी को एक साथ समझने वाले। सबसे पहले आपका डायफ्राम था, आपने सांस ली, डायफ्राम कहाँ चला गया? नीचे। एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस यानी ये वाला एक्सिस, तो इस एक्सिस में आपका क्या हो गया? थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज डायफ्राम गॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? फ्लैट, जिसकी वजह से एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका थोरैसिक वॉल्यूम भी बढ़ा और आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ा। इतनी बात समझ में? फिर सिर्फ इतना बढ़ना काफी नहीं था, आपके एक इंटरकोस्टल मसल ने काम किया, ठीक है भाई, आधा काम तुमने कर दिया, आधा काम हम करते हैं। इन लोगों ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम जो थे वो लोग क्या हो गए? भाई अप एंड आउट आ गए, अप एंड आउट। आगे बात समझ में? तो आपका डॉर्सोवेंट्रल साइड में भी क्या हो गया? डॉर्सोवेंट्रल साइड में भी आपका थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका पल्मोनरी भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इन दोनों के इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो लो चला गया, यानी नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। बॉयल्स लॉ आपने लगा लिया, आपको पता चल गया कि जो एयर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। और ये बात समझ में? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगी, इसलिए आपका एटमॉस्फेरिक एयर आपके एटमॉस्फेयर से उठ के कहाँ आ गया? आपके लंग्स के अंदर। इतनी बात समझ में? पक्का? उसके अपोजिट चीज यहाँ पे होगी, जब आप एक्सपायर करोगे तो आपका फ्लैट हुआ वाला जो क्या कहते हैं इसको, डायफ्राम है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स शेप में वो डोम शेप हो जाएगा। जितना एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज हुआ तो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सेम आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ होगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जितनी अंदर की जितनी भी हवा है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चली जाएगी। और ये बात समझ में? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, ठीक है, एक और एडिशनल चीज जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्या कि आपके नॉर्मल ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं, ऐसे जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, है ना, तो आपका जो मसल इन्वॉल्व होता है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, जो हमने पहले पढ़ी है, इसमें भी कौन सा? एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो, जो हम लोग योग में करते हैं ना, योगा जब हम करते हैं तो उसमें एक कौन सा तो भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे करते हैं, तो हम लोग फोर्सफुली सांस अंदर ले रहे हैं, फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ रहे हैं। तो जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं, तब हमारे डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल के साथ एब्डोमिनल मसल भी क्या करने लगते हैं? यूज करने लगते हैं। ये कॉमन सेंस है, आप करके देखो, आपका एब्डोमिनल मसल भी क्या करेगा? एक्ट करेगा, है ना, समझे? वो क्या करेगा? नीचे आएगा और आपके लंग्स को ज्यादा जगह देगा एयर को अंदर लेने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, एवरेज ह्यूमन की अगर हम बात करें तो वो
12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में मैंने 12 से 16 बार क्या किया, सांस लिए, यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन किया है। बात करूं अगर स्पायरोमीटर की, तो ये एक डिवाइस है जो कि एस्टिमेट करता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने लिया छोड़ा, ये सारी चीजें कौन मेजर करता है, आपका स्पायरोमीटर। इतनी बात समझ में, ठीक है। गर्मी की वजह से थोड़ा अजीब फील हो रहा है मुझे अब, पर हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग फटाफट करते हैं, क्योंकि जो चीज हमने वहां लिखी थी वही चीज यहाँ पर है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 चीज है, एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। आपका जब मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग कैरिड बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट आप बनाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर पाते हो, वही चीज यहाँ लिखी है, ठीक है। प्रेशर जो कि लंग्स के अंदर होता है उसको हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये अगर लेस हुआ आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हायर होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डायफ्राम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड मसल है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है बिटवीन द रिब्स वो हेल्प करते हैं जनरेट करने में, किसको, ग्रेडियंट को, यानी कि जो आप एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पल्मोनरी प्रेशर के बीच में जो आप ग्रेडियंट बना रहे हो, ये आप इन्हीं दोनों मसल का हेल्प लेके बनाते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विद इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन दैट इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि जब आपका डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है, यानी कि फ्लैटन हो जाता है, तो इससे आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, इसमें आपका थोरैसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, थोड़ा सा बचा है, फटाफट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ऊपर भी कुछ लिखा था, हमने देखा नहीं, एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ मैं। I'm so sorry for taking break guys, बट अब काफी चीजें ठीक है ना। देखिए, अब हम लोग बोल रहे थे कि जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपके स्टर्नम और रिब्स को क्या करती हैं, वो अप एंड आउट पुश करते हैं, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज होता है किसमें, आपके वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर। अगेन कहाँ पे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे। आ रही है बात समझ में। आपका जब जो डायफ्राम है उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन जब आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है उसमें थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा, अगर वो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन that of respiratory pressure which forces the air from outside to move into the lungs, यानी कि जैसे ही आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके लंग्स के प्रेशर से ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ आपका क्या होने लगते हैं, एयर के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। और ये बात समझ में। चलिए, यानी बेसिकली आपके लंग्स में जो एयर है वो क्या करने लगती है, मूव करनी चालू कर देती है। फिर रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume, यानी जैसी चीजें अपोजिट हो जाती हैं, यानी आपका जो डायफ्राम है वो क्या कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है, और आपका इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी रिलैक्स कर जाती है, तो आपके जो थोरैसिक वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है आपके किससे, लंग के प्रेशर से, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, एक्सपिरेशन।
आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट बोल रहा है कि we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle, जिसका नाम क्या है? एब्डोमेन। यानी कि strength of inspiration and expiration, मैं नॉर्मल कर रही हूँ और मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये दूसरे वाले ब्रीदिंग में मैंने थोड़ी ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी, यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन कर दिया। तो ये कैसे आप कर सकते हो? जब आप एक और मसल को इन्वॉल्व कर लो जिसका नाम क्या है? एब्डोमेन की मसल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। एवरेज ह्यूमन जो है, एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो है वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है पर मिनट। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम जो है वो एयर का इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। आ रही है बात समझ में? यानी कि कितना वॉल्यूम आपका एयर का इन्वॉल्व है आपके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, इसको मेजर करने का काम कौन करता है? स्पायरोमीटर, जो कि एक डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है, अरे चेंज हो जाओ। ठीक है, ये हैंग हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है। ठीक है। तो मैं ऐसा ट्राई करूंगी कि मैं इसको जल्दी से पोस्ट करके डाल दूं, और फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है। इसको समझना और ज़्यादा इजी है, और मैं इसका फटाफट और बहुत सारे आपको ऐसे ही कंटिन्यू लेक्चर देती रहूंगी। और जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है मेरी चीज़ें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। और मैं आपके लिए हमेशा लेक्चर बनाती रहूंगी, भले ही आप अकेले बच्चे हो पढ़ने वाले। ठीक है। तो बस इतना ही। Thank you for being with me in this lecture. See you in the next lecture, which is lecture 4 of breathing and exchange of gases.